नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10, जिसका आज ये अंतिम चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये जो पूरी बुक है राजस्थान की इतिहास और संस्कृति की, ये राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा कंडक्टेड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, वीडियो हो, पटवार हो, आरएएस के एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स हो, किसी भी एग्ज़ाम में उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इसके राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा भी जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को एक नई राह दिखाई है। पहले के पृष्ठों में हम बहुत से ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम कुछ और व्यक्तित्वों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है निहाल चंद। हमने चित्रकला शैलियों के बारे में पढ़ा था। तो ये जो किशनगढ़ शैली है, चित्रकला शैली, इसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का जो श्रेय है वो निहाल चंद को ही जाता है। यह किशनगढ़ के शासक सावन सिंह के दरबार में थे। इन्होंने सावन सिंह व उनकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का जो चित्र है ये भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो इस 3 लाइनों से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन है? निहाल चंद है। इन्होंने किसको राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है? तो महाराजा सावन सिंह और उनकी जो प्रेयसी हैं उन बनी ठनी को इन्होंने चित्रित किया है, और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। फिर है पन्ना धाय। पन्ना धाय के बारे में राजस्थान का बच्चा-बच्चा अच्छे से जानता है। ये महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी। ठीक है। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया था, और पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह पर लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राणों की रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। फिर है गवरीबाई। गवरीबाई जो है ये डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गवरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है। एक तो राजस्थान की मीरा जो हम जानते हैं ये मेड़ता की रहने वाली थी, मेड़ता की। और ये जो है गवरीबाई ये डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। ये भी कृष्ण भक्त थी और ये कवित्री भी थी। कृष्ण भक्त कवित्री गवरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गवरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण भी करवाया था। दुर्गादास राठौड़, ये स्वामी भक्त वीर शिरोमणि, इनके नाम के साथ ही उपाधि जोड़ी जाती है, स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो किया था वो बहुत ही अभूतपूर्व था। जिस तरह से पन्ना धाय का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है, गर्व से लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से दुर्गादास राठौड़ को भी ऐसे ही पूजा जाता है, इनका सम्मान किया जाता है। महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे ये। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। ये जसवंत सिंह की सेना में ही रहे थे। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत 1707 ईस्वी तक जब राठौड़ सिसोदिया संघ का इन्होंने निर्माण करके संघर्ष किया था। ठीक है। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध भी सहायता इन्हीं दुर्गादास राठौड़ ने दी थी, और उसके पुत्र पुत्री यानी बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को भी इस्लामोचित शिक्षा देकर इन्होंने मित्र धर्म निभाया था और सहिष्णुता का परिचय भी दिया था। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर, यानी जिस अजीत सिंह के लिए इन्होंने इतना संघर्ष किया, इसको बचपन से इतना सुरक्षित करके रखा कि भविष्य में मारवाड़ का शासक यही बने, क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है जमरूद में, और इनकी जो पत्नियां हैं जसवंत सिंह की दोनों पत्नियां गर्भवती होती हैं, जिससे एक पुत्र की तो मृत्यु हो जाती है, और अजीत सिंह जो बचते हैं इनको भी ये औरंगजेब है वो शासक बनने नहीं देना चाहता, लेकिन ये कैसे न कैसे करके इसको वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं, इनकी रानियों को, जसवंत सिंह की और अजीत सिंह को वहाँ से निकाल लेते हैं इनके कैद से, और इतने सुरक्षित तरीके से रखते हैं, और बड़ा होने पर इसको मारवाड़ वापस, मेवाड़ के सहयोग से इनको वापस मारवाड़ का राजा घोषित करते हैं। और ये फिर जब बड़ा होने पे अजीत सिंह ही इनके प्रति भावना
दुर्भावना रखने लग जाता है तो ये अपना परिवार छोड़कर मेवाड़ चले आते हैं और स्वावलंबी होने का परिचय देते हैं। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हो जाती है और इनका शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में इनकी मृत्यु होती है और वहीं पर इनकी छतरी भी है। उनकी वीरता और साहस के गुणगान में मारवाड़ में यह उक्ति प्रचलित है, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। ठीक है। यानी कि यहाँ की जो माएँ हैं वो भी ऐसी प्रार्थनाएँ करती हैं कि हमारा अगर बेटा हो तो वो दुर्गादास के जैसा हो। अब है दुरसा आड़ा, ये तस्वीर है दुरसा आड़ा की। ये अकबर के समकालीन थे दुरसा आड़ा। इन्होंने महाराणा प्रताप व राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया। ये कवि थे। विरुद्ध छहतरी इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। किरतार बावनी और वीरम देव सोलंकीरा दूहा इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। फिर है दयाल दास। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार दयाल दास का जन्म 1798 में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ। दयाल दास री ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण यानी 1851 तक का इतिहास लिखा गया है। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने वाले, मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद, बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि बीकानेर का इतिहास किसने लिखा है? एक तरह से दयाल दास ने लिखा है। किसमें? बीकानेर रे राठौड़ा रे ख्यात, ये लिखा है दयाल दास ने। ठीक है। फिर है कविराज श्यामल दास। ये है कविराज श्यामल दास जी, जिनका चित्र दिया गया है। ये मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। कविवर कविराज श्यामल दास। इनका जन्म 1836 ईस्वी में दोंकलिया भीलवाड़ा में हुआ। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत ने इनको केसरे हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया था और मेवाड़ राजा ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया। यानी हम जो ये पढ़ रहे हैं कविराज उपाधि, ये श्यामल दास जी की है। ब्रिटिश भारत सरकार ने केसरे हिंदी और मेवाड़ महाराणा ने इन्हें कवि राजा की उपाधि दी थी। फिर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये है गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा, जो एक बहुत बड़े इतिहासकार है, राजस्थान के पुरातत्ववेत्ता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। देखिए, इनका ये ज़्यादातर ग्रंथ पूछा जाता है। इनकी उपाधियों के बारे में भी ध्यान रखिए। महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि इन्हें अंग्रेजों ने दी थी और इन्हें प्राचीन लिपियों का ज्ञान था काफ़ी, तो इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ लिखा है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। फिर है बीरबल सिंह। इनके बारे में भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बीरबल सिंह कौन थे? जब हम एकीकरण का टॉपिक पढ़ते हैं, राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ते हैं, तब इनका जिक्र आता है। गंगानगर जिले के रायसिनगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे, मतलब आगे रहते थे। प्रजा परिषद ने, यानी जो बीकानेर प्रजा परिषद है, इसने 30 जून 1946 को रायसीनगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया था। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे थे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बन गए, लेकिन उन्होंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में भी बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इस तरह से ये एक वीर गति को प्राप्त करते हैं और आज वर्तमान में गंगानगर जिले में जो बीरबल चौक जो है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। फिर है विजयदान देथा। विजयदान देथा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। राजस्थान के इतिहास में इनका काफ़ी योगदान है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, जिनके कारण ये बहुत प्रसिद्ध हैं। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियाँ बातारी फुलवारी, ये लोक कथाएं हैं प्राचीन, जिनको इन्होंने
बातारी फुलवारी में संकलित किया है। इनके 13-14 वॉल्यूम इनके निकले थे। इनको पहले भी हमने पढ़ा है। बापू के 3 हत्यारे, ये इन्होंने एक क्रिटिसिज्म लिखा है 1948 में। और चौधरायन की चतुराई, ये लघु कहानी संग्रह है जो 1996 में आया। दुविधा, दुविधा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके ऊपर पहेली नाम की एक फ़िल्म भी बन चुकी है, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी अभिनीत। और अलेखू हिटलर भी इन्होंने लिखा था। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी हैं और इनका उपनाम है बिज्जी। ये बहुत पहले भी 1-2 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बिज्जी नाम से प्रसिद्ध कौन है? ये विजयदान देता है। और 1974 में इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1952 में इन्हें भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिला है। 2002 में इन्हें बिहारी पुरस्कार मिला। 2006 में इन्हें साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला। 2007 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2012 ईस्वी में राजस्थान रत्न से सम्मानित भी इनको किया गया। उनकी एक कथा लोक कथा पर मणि कौल ने पहले दुविधा फ़िल्म बनाई और फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फ़िल्म भी बनाई, जिसके बारे में हमने अभी बात भी की थी। ये है कन्हैयालाल सेठिया। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कन्हैयालाल सेठिया का प्रसिद्ध गीत है धरती धोरारी। और एक इन्होंने एक बहुत ही अमर लोकप्रिय गीत लिखा है पाथल और पीथल। इसमें पाथल और पीथल जो 2 कैरेक्टर हैं वो कौन है? एक तो हैं पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप के बीच में एक संवाद हुआ है एक पत्र के माध्यम से। ये एक संवाद इसमें लिखा गया है, यानी कि संवाद नहीं है, ये पत्र ही है। क्योंकि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पहाड़ों में रहने लग जाते हैं, शरण स्थली बना लेते हैं, और इनका बेटा जो है वो अमर सिंह बहुत छोटा होता है और अपने बेटे की दुर्दशा को देखकर जब वो उदबिलाव उसकी घास की बनी रोटियों को भी लेकर भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति, जो मनस्थिति हो जाती है एक पिता की अपने पुत्र को देखकर, तो वो जो मन डोलता है उन चीज़ों को लेकर पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि कैसे मतलब ये अकबर के दरबार में ना जाएँ, क्योंकि खुद ये अकबर के दरबार में होते हैं। इनका जो इनका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये तो हमेशा से ही मुगलों के खिलाफ रहे हैं, अकबर के दरबार में कभी नहीं जाते हैं और अधीनता भी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ये अकबर के दरबार में वहाँ पर मनसबदार होते हैं, वहाँ पर दरबारी कवि के रूप में भी रहते हैं। तो ये कहते हैं कि आप यहाँ पर नहीं आएँ, आप मेवाड़ के जो इतिहास है उसको गिरने ना दें, उसको कम ना होने दें। और इसी तरह से उनका जो मन डोल जाता है, जो हतोत्साहित हो जाते हैं, ये फिर से उनकी हेल्प करते हैं, एक तरह से ऊर्जा भर देते हैं उनके मन में। तो ये जो एक बहुत ही अमर लोकप्रिय गीत है पाथल और पीथल, इसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने धरती धोरा लिखा है और पाथल और पीथल के बारे में भी लिखा है। ये जो साहित्यकार है लाल सेठिया, इनका जन्म 11 सितंबर 1919 को हुआ और ये राजस्थान सुजानगढ़ के चूरू जिले में सुजानगढ़ के रहने वाले थे। और आज भी ये जो कन्हैयालाल सेठिया है, इनका जो परिवार है यहाँ पर, ये काफ़ी एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी नाम रखता है सुजानगढ़ में। और काफ़ी स्कूल कॉलेज जो है यहाँ आज भी इनके परिवार के द्वारा खोले गए हैं। एजुकेशन के फील्ड में इनका जो फैमिली है, जो पारिवारिक वंश जो इनका चलता आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। काफ़ी बड़े-बड़े स्कूल और कॉलेजेस यहाँ पर खुले हुए हैं। फिर है अल्लाह जिलाबाई, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। ये गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया है और ये मांड गायिका हैं। ये इनकी तस्वीर है। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ था। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाई जी को 1983 में रॉयल एल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया था। देखिए, मांड गायकी के बारे में भी हमने जब ये लोक संगीत और लोक नाट्य वाला चैप्टर पढ़ा था, तो देखा था कि मांड गायकी की भी अलग-अलग शैलियाँ विकसित हो गई हैं। जैसे जैसलमेरी मांड अलग है, उदयपुरी मांड अलग है, बीकानेरी मांड अलग है, जोधपुरी मांड अलग है। थोड़ा-थोड़ा वेरिएशन होता है, लेकिन ये इस गीत को इन्होंने एक तरह से अमर ही कर दिया है। फिर है गौरी देवी।
मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित करके प्रदेश का नाम रोशन किया था। अब है कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। जब हमने राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन किताब पढ़ी थी तब भी हमने इनके बारे में भी चैप्टर पढ़ा था। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, इनके बारे में हमने पढ़ा था। 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तिथिवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट कर दिया था और इसलिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। फिर है मेजर शैतान सिंह, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ था। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लगात क्षेत्र के चुशुल चौकी पर आक्रमण किया था तो इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर किया था। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि कि इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी और मेजर शैतान सिंह को भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये मेजर शैतान सिंह की तस्वीर है, देखिए। फिर है स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद जो है शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूणा गांव में हुआ था। 1883 में चौधरी ठाकर सिंह के घर हुआ था। इनके बचपन का नाम बीरमा था। ये गांधी जी से प्रभावित थे और 1921 में से 1931 तक 10 साल तक इन्होंने स्वाधीनता आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्रा भी की। केशवानंद ने 1932 में, यानी ये जो संग्रिया क्षेत्र है, यहाँ पर जाट विद्यालय का संचालन संभाला था। उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुँचाया था, जिसमें कला विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय, ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया था। उन्होंने 1944 से 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई और अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित किए। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है कि 300 पाठशालाएं इन्होंने खुलवाई थी और चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय भी स्थापित किए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका रही है इनकी। अब है पंडित झाबरमल शर्मा। इन्हें पत्रकारिता के भीष्म पिता कहा जाता है। इनका जन्म जसरापुर में 1880 में हुआ। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिसमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश। खेतड़ी नरेश और विवेकानंद को तो काफ़ी गहरा संबंध माना जाता है। विवेकानंद जो नाम है इनको, ये भी खेतड़ी नरेश के द्वारा ही दिया गया था और विवेकानंद के द्वारा जो शिकागो धर्म सम्मेलन में जो उपस्थिति अपनी दर्ज करवाई गई थी वो भी इन्हीं के ही आग्रह पर था, या इनका काफ़ी योगदान रहा था इन्हें वहाँ तक भेजने में। और आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित्र, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख है। तो ये जाने जाते हैं पत्रकारिता के भीष्म पिता के रूप में और इनके द्वारा जो काफ़ी किताबें लिखी गई हैं ये भी काफ़ी प्रमुख हैं। आचार्य तुलसी के बारे में
पहले भी क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम से पूछा गया है कि अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। तो पहली चीज़ तो इनका नाम याद रखिए, आचार्य तुलसी थे। इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में ये 13 पंथ संघ के 9वें आचार्य बन गए। नैतिकता के उत्थान के लिए इन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। इसे जनमानस को जोड़ने के लिए 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं की। इनका जो संदेश है वो है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, और बिल्कुल सही भी है। फिर एक कोमल कोठारी जी। कोमल कोठारी जो हैं, इनका जन्म होता है 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में। लोक संस्कृति के उन्नयन में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। 1960 ईस्वी में जोधपुर के बोरुंदा, अभी हमने पढ़ा था फलोदी क्षेत्र के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्था की ये स्थापना करते हैं। ठीक है। और फिर है कृपाल सिंह शेखावत। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम 1922 में होता है। इन्होंने ब्लू पॉटरी पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बनाई। और हम इनके बारे में पढ़ते हैं कृपाल सिंह शेखावत के, कि भारत का जो मूल संविधान है उसके जो ड्राइंग्स है वो है, किनारों पर जो ड्राइंग्स की गई हैं उसमें भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। और 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। फिर है जगजीत सिंह। ये तो एक ऐसी हस्ती हैं गंगानगर क्षेत्र की। 8 फरवरी 1941 को गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया था। मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की थी। फिर है पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म होता है। 1965 ईस्वी से इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू करी। 1994 में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार भी मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगीत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, जैसे फिल्मों के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, तो इसी तरह से संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार सबसे बड़ा होता है। ग्रामोफोन की एक ऐसी मोमेंटो जो दिया जाता है ग्रामोफोन शेप्ड का। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। तो इनके रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो जाते हैं कि पंडित विश्व मोहन भट्ट किससे संबंधित है। ये जयपुर के संगीत घरानों से संबंधित है, संगीत से संबंधित क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। 1994 में इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिलता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ क्या होती है कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया, तो मोहन वीणा का आविष्कार किया है पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। अब है कृपूर चंद्र कुलिश। ये पत्रकारिता से क्षेत्र से संबंधित है और राजस्थान पत्रिका के संस्थापक हैं ये। कृपूर चंद्र कुलिश 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कृपूर चंद्र कुलिश का जन्म होता है। 1951 में कुलिश ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल 1975 ईस्वी के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन में सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिश ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत भी मानी जाती है, पोलम पोल। अब है डॉक्टर पीके सेठी। पीके सेठी जो है ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, जिन्हें से केवल राजस्थान में ही नहीं, भारत में नहीं, बल्कि विदेशों तक में एक बहुत जाना पहचाना नाम है। क्यों? क्योंकि जयपुर फुट के जनक जो है डॉक्टर पीके सेठी हैं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर इन्होंने जयपुर फुट विकसित किया था। इस कार्य के लिए इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी रॉय अवार्ड, पद्मश्री सम्मान और रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है और ये जो बुक है ये पूरी होती है। सॉरी। अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए। रीट के एग्ज़ाम में बहुत कम वक्त रह गया है और आप यकीन मानकर चलिए कि जितने भी फैक्ट्स हमने इतने दिनों में
इन किताबों से पढ़े हैं, आपका रीट का एग्ज़ाम इन बुक्स से बाहर होने ही नहीं वाला है, एक्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स को इसमें से नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन जो राजस्थान का इतिहास, आर्ट, कल्चर हमने यहाँ पर पढ़ा है, पूरा पेपर आप मान के चलिए आर्ट एंड कल्चर का, राजस्थान के इतिहास का जो भी फैक्ट्स बनते हैं, वो सारे इससे बाहर नहीं होंगे। तो अपनी तैयारी को इसी तरह से बेहतरीन बनाते रहिए, चैनल ईज़ी ईज़ी लाइफ से जुड़े रहिए, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, हार्दिक धन्यवाद, आभार।